हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे आसान चैप्टर जो कि अध्याय 3 है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत से बनाया गया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं, शुरुआत करते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो पहले समझिए इसमें जो की पॉइंट से क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है दो चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। ठीक, चर को वेरिएबल भी कहते हैं जो बदलता हो। कोई भी चीज जो बदलता हो, स्थिर ना हो। मतलब ये हो सकता है कि उसका एक मान आज कुछ और, जैसे एक्स की वैल्यू कभी एक होगी, एक्स की वैल्यू कभी जीरो होगी, एक्स की वैल्यू कभी -5 होगी, एक्स की वैल्यू कभी 1/2 होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये सब वैलिड है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है कहने में। ऐसे ही y मान लें कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू -6 हो सकती है, y की वैल्यू 100 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है। तो ऐसे कोई भी आपके जो वर्ड्स हैं जिनकी आप वैल्यू बदलती रहती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें हम लोग चर कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका अचर का, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप बदल दें तो वो फैक्ट ना हो। जैसे मान लो 5 के बराबर में हम 6 कभी नहीं लिख सकते हैं। 5 के बराबर में 5 ही होगा, 2 के बराबर में 2 ही होगा, 10 के बराबर में 10 ही होगा। हाँ, इसको 5 + 5 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर देखेंगे तो ये 10 के बराबर ही लिखना पड़ेगा। ठीक, कहीं पर भी आप अगर 4 के बराबर 3 लिख देंगे तो ये आपका मान बराबर नहीं होंगे। तो ये होते हैं अचर पद, जिनके मान सर्वथा हर जगह एक समान रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। तो अब इसमें कह रहा है दो चर। तो चर कोई भी दो हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था एग्जाम्पल में एक्स और वाई। आप चाहें तो यहाँ पे पी एंड क्यू भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आर और एस भी ले सकते हैं। तो ये सब कितने चर हैं? दो चर हैं। अगर इनको मिला करके कोई पद लिखा जाता है, बहुपद लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया x + y बराबर में 4 या x - y + 6 बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं इस पद को लिखने में हमको कितने चर की आवश्यकता पड़ी है? दो चर की। यहाँ पे x और y है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r + 3s = 3। ये भी आपके क्या है? दो चर इसमें यूज हुए हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है x² + y² बराबर में 3। यहाँ पर भी दो चर हैं। और ऐसे भी लिखा सकता है x³ + y बराबर में 4। यहाँ पर भी कितने चर हैं? दो चर। अब इस चीज में आप एक कोड देखिए, दो चरों वाली एक चीज वर्ड आया है, रैखिक। तो यहाँ पे आप समझिए कि रैखिक जो ये शब्द आया है रैखिक, इसको थोड़ा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो रैखिक क्या होता है? तो देखिए, जब मैं बहुपद पढ़ा रहा था तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो रैखिक का मतलब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो चर की घात एक है दोनों की, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब नीचे वाले एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि मैंने चर की घात कहीं पे दो लिया है, कहीं पे दो, यहाँ पे तीन लिया, यहाँ पे एक लिया है। तो यहाँ पे चर की घात एक से अधिक हो रही है, से अधिक ही हो रही है। तो जब भी चर की घात एक से अधिक होगी तब वो आपका रैखिक नहीं होगा। चर की घात अगर एक के बराबर है, एक से अधिक ना हो, तो वो कैसा कहलाएगा? वो रैखिक कहलाएगा। तो रैखिक कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप एक बहुपद लें, जैसे x + y = 4 लें, और किसी ग्राफ पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक सीधी लाइन दे। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, एक सीधी लाइन दे। तो सीधी रेखा जो भी देता है उसी हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। पहले तो यहाँ पे दो चर मैंने बता दिया, चर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में आपको पढ़ना है दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब इंग्लिश में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दोनों का जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा आप पढ़ेंगे। तो पेयर क्या होंगे? तो देखिए पेयर में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया a1x b1y c1 = 0। ये पहला हो गया, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान ले रहे हैं। और यहाँ पे a2x b2y + c2 = 0 अगर ले लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं पेयर्स। पेयर्स, ठीक है। या युगपत समीकरण भी है ये, युगपत, जिनके ये दो पेयर्स हैं, दो जोड़े हैं। अब इसी को हमको करना है स्टडी इस पूरे चैप्टर में, कि इनके जो है सॉल्यूशन, जो हल होते हैं वो क्या होते हैं। सारा क्वेश्चन आपका इसी को उठाया जाएगा। तो मैं एक सारणी की मैं बात करूं, चलिए पेयर ऑफ लाइंस के क्या आपके जो भी हल होंगे
कैसे आएंगे, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके गुणांकों को, जैसे मान लीजिए आपका पेयर ऑफ लाइन है तो वो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर मैं बात करूं कि जो a b और c है ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और वास्तविक संख्याएं हैं, और जहां a और b 0 के बराबर ना हो। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि जो x के गुणांक हैं और ये जो y के गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। आप ही सोचो, अगर मान लो कि x का गुणांक 0 हो गया, a1 की वैल्यू अगर मान लो 0 हो गया, a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, जब a1 की वैल्यू हो जाती है 0 तो यहाँ पे 0 से आप x से मल्टीप्लाई करोगे b1y प्लस c1 बराबर 0। अब ये जो है टर्म ये आपका हो जाएगा खत्म, तो यहाँ पे मिलेगा आपको b1y प्लस c1 बराबर में 0। अब आप देख पा रहे हैं कि जो y है, हमने माना है कि जो a1 b1 c1 है या a2 b2 c2 है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल आपको यहाँ पे एक ही चर मिल रहा है, तब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है, एक चर। अब हमको क्या चाहिए, दो चर वाला चाहिए, तो अगर b1 भी 0 हो जाएगा तो भी यहाँ पर बचेगा, तो एक ही चर बचेगा। इस नाते यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या लेंगे, और जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है उसमें से a1 b1 a2 b2 की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने दो समीकरण लिखे हैं। अब इनके जो गुणांक है, जैसे x का गुणांक आपका यहाँ पे a1 है, y का गुणांक आपका b1 है, और यहाँ पर c आपका अचर पद है, अचर पद को कांस्टेंट भी बोलते हैं। इनका रेशियो लेते हैं, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इनका हम अनुपात लेते हैं तो अनुपात लेने के क्रम में ये डिसाइड करेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या होगा। तो इनके तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं इनके अनुपात लेने के कारण। पहला, अगर मान लीजिए कि a1, पहला देखिए a1 बाई a2 का जो हमने अनुपात लिया वो b1 बाई b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, इसके केस में जो भी आपका ये सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और इसका जो यहीं पे ग्राफ भी समझ लीजिए कि जो ग्राफ होगा किस तरह से होगा। मान लीजिए आपका ये मैंने ये a1 का ग्राफ लिया, ठीक है, ये क्या है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पे दूसरा जो पेयर हमारा है वो क्या है a2x b2y प्लस c2 की मैंने लाइन खींच दिया, और ये लाइन ग्राफ के द्वारा खींचा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं एक जगह पे यहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो ऐसी किसी स्थिति में अगर एक दूसरे को लाइन काट रही है तो वहां पर कैसा मिलता है, एक अद्वितीय हल मिलता है, मतलब उसके अलावा और कोई उन दोनों के लिए सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहला सोल्यूशन होगा अगर हम रेशियो निकालते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कि दूसरा सोल्यूशन हम लेते हैं, ठीक, हमने रेशियो निकाला a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, और नहीं बराबर हुआ c1 बाई c2 के। अच्छा, एक एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले का इसका एग्जांपल लेता हूँ कि x प्लस 3y बराबर में 4 है, और 4x माइनस 2y बराबर में 3 है। अब यहाँ पे देखिए, तो जो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1/4 यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अब बराबर करेंगे 3/-2। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी कोई चीज माइनस में होती है तो ऑलरेडी प्लस से क्या होती है, कम या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके केस में क्या होगा कि ये एक अद्वितीय हल देगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस वाले के लिए। इस वाले में क्या होगा आपका कि मान लीजिए कोई ऐसा है कि x प्लस वाई बराबर में 4 है, और फिर आपका x प्लस वाई बराबर में 6 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है, जैसे a1 बाई a2 1/1 बराबर है, लेकिन 4/6 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा आपका 1/1 बराबर है 1/1 बराबर नहीं है 4/6 के। तो इस केस में क्या होगा आपका, जो भी हल होगा आपका, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं,
आप सोचिए कि कोई एक पेयर है, आप उसी को जोड़ करके 4 ला रहे हैं और उसी दोनों को जोड़ करके 6, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो इसके केस में क्या होता है कि जो भी लाइन्स हमारी होती है, जो ग्राफ्स होते हैं दोनों के, वो कुछ पैरेलल्स होंगे। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है? हो सकता है दूसरी लाइन उसके जस्ट पैरेलल निकल रही है। मतलब इन दोनों लाइन्स का कहीं पे भी मिलन नहीं होगा, तो हमारा कोई भी हल नहीं मिल निकलेगा। अगर मान लीजिए हमने निकाला A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, मतलब तीनों जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर हो गए। उसके केस में क्या होगा? उसके केस में क्या होता है कि मैं यही ग्राफ नीचे ले लेता हूं। होता क्या है कि लाइंस जो है एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब एक ही साथ जा रही है। जैसे इस लाइन को मैं यहाँ पे पकड़ लूं, तो इस लाइन को मैंने यहीं पे दिखा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर जगह इसका एक सोल्यूशन मिल रहा है, दोनों लाइंस आपस में मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे हल आपको मिलते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका x प्लस वाई बराबर में 5 है, 2x प्लस 2y बराबर में 10 है। अब इन दोनों के लिए जो आप अगर आप एक ग्राफ खींचोगे तो एक ग्राफ को इंसिडेंट करेंगे, एक ही साथ ये संपाती भी कह सकते हैं इसको, एक साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनमें हर जगह पर एक सोल्यूशन आपको x और y में मिलता रहेगा। कोई भी आपका प्रश्न रहेगा तो आपके उसके अनुपात आपको उस गुणांकों के द्वारा अनुपात निकालना है। जैसे क्या निकालना है आपको? आपको निकाल लेना है A1 बाई A2, A1 A2, B1 B2 और C1 और C2। अगर आपने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है तो आप पटाख से कहेंगे कि ये कैसा आपका है? तो एक प्रकार का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और अगर ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये वाली स्थिति बराबर नहीं है, तब आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। याद नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जांपल्स में बताया था। और एक और है, अगर ये तीनों आपके बराबर हो जाएं, तीनों आपके क्या हो गए? बराबर हो गए, तो उसके कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनेक हल। अनेक हल का मतलब होता है मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। अब तो हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और उनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होते हैं, और प्लस उनका जो है उनको एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन मिलेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मिल गई है। ठीक है? तो आप बस क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, जिससे आपको बता देगा कि हम किस तरह से इसका सोल्यूशन देंगे। तो ग्राफिकल मेथड में आप तीनों याद कर लीजिएगा। जब भी एक अद्वितीय हल की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, एक लाइन अगर मान लीजिए आपकी ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन इसको क्रॉस करेगी, ठीक है? और जहां पर ये काटेंगे वहीं पे इसका क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। तो ये था आपका A1 बाई A2 जब बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। और तीसरा आपका क्या है? सॉरी, दूसरा, दूसरे में ये है आपका, अगर मान लीजिए दोनों लाइंस जो हैं वो सीधा निकल गई, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी भी लाइन जो है इस तरह से जा रही है, ठीक? तो उसका केस सही है कि आप समानांतर हो गए। समानांतर के केस में A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2, नहीं बराबर होगा C1 बाई C2 के। अगर ये लाइन्स हैं, जैसे मान लो ये A1x है, B1y है प्लस C1 है, ऐसे ही आपका ये A2x है, B2y है प्लस C2 बराबर 0 है। ऐसे सभी लाइन्स हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। मैंने L1 और L2 मैंने लिख दिया है, ठीक? और ऐसे तीसरा कंडीशन जो होगा आपका, मैं इसे इधर कर ले रहा हूँ। जो तीसरा कंडीशन है इसमें वो आपको दिखाई देगा, वो इस प्रकार से होगा कि मान लीजिए आपका x और y एक्सिस है और एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है? और दूसरी लाइन भी मैं इसे डुप्लीकेट कर ले रहा हूं, और दूसरी लाइन जो है कुछ यहाँ पे है, वो भी उसी पे जा रही है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइंस एक ही साथ जा रही हैं। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होंगे कि आपका A1 बाई में A2 बराबर होगा B1 बाई में B2 बराबर होगा C1 बाई C2। तो तीन तरह के आपके सोल्यूशन मिलेंगे।
एक मिलेगा आपका अदिति, एक मिलेगा कोई हल नहीं और एक मिलेगा आपके बहुत सारे हल मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इन सबको लगाया कैसे जाए। तो लगाने के लिए एनसीईआरटी ने दो ही मेथड दिया है। पहला दिया है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि आप एक चर को क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे। पहली जो विधि है आपकी, वो है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। दूसरी विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। और तीसरी है आपकी ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि। एक और विधि है वज्र गुणनखंड विधि, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो हम उसे नहीं लगाएंगे, ज्यादा बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पहले बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में कैसे आप सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई को जो x प्लस वाई को जोड़ा तो 6 मिला, और x में से y को घटाया तो मान के चलिए 2 मिला। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं विलोपन विधि में कि क्या किसी के कोफिशिएंट बराबर हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट यहाँ पर दोनों के भी बराबर हैं और y के कोफिशिएंट भी आपस में बराबर हैं। तो ये देखते हैं कि क्या कोई विपरीत चिन्ह है। तो आप देख पा रहे हैं x में तो समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, लेकिन y में जो है एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है, माइनस है। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो भी प्लस और माइनस वाले गुणांक अगर बराबर है तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो ये कटेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2x बराबर में, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, 4 मिला। ठीक, अब इस 4 को चाहे आप समीकरण 1 में रख दो और चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, जिसमें भी आपका मन है उसमें आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर जो 4 प्लस वाई बराबर में 6, या y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4, या y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। वो तो हो गया, आपका आंसर आ गया। तो x बराबर 4 और y बराबर 2, देख सकते हैं 4 प्लस 2 बराबर 6 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। यही हमारा आंसर था। अगर इसको लगाना है प्रतिस्थापन विधि दूसरी विधि से, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से, 1 से भी ले सकते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना, 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। जिसमें आप मानेंगे यहाँ पर, उसको छोड़ करके दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर क्या रखना है, 2 प्लस वाई रखना है। तो जहां कहीं भी x है उसके स्थान पर हम रखेंगे 2 प्लस वाई, बगल में आपका प्लस वाई है, बराबर में 6 है। तो y और y जोड़ के हो जाएंगे आपके 2y बराबर में 6, या 2y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, और 6 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 4। तो y बराबर हो जाएगा 4/2, क्योंकि ये गुणा है उधर भाग, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। अब इसी y की वैल्यू को समीकरण 3 में यहाँ पे रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2, जो ही रखेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रतिस्थापन विधि का हल था। अब थर्ड है आपका ग्राफिकल मेथड। अब आपका ग्राफी विधि से कैसे इसको हल करते हैं। तो दो विधि हम लोग देख चुके हैं,
विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग देखेंगे ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में क्या होगा कि जैसे मान ली पहला समीकरण है, तो समीकरण एक एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है 6 है। का हम लोग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देखेंगे, तो बहुत आसान तरीका है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने के लिए। एक चीज कॉन्सेप्ट आप बना के रखिएगा कि जब भी ग्राफ खींचना हो तो किस प्रकार से आप खींचेंगे। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है वाई है। आप ये जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक्स को एक बार काटेगा और कहीं ना कहीं वाई को काटेगा। जैसे मैं ले रहा हूँ कि अगर मान लो कोई एक लाइन जा रही है, कोई भी लाइन कहीं से भी कोई लाइन जाएगी, तो एक बार किसको काटेगी, यक्स को, यक्स को, और एक बार किसको काटेगी वाई को। एक बार किसको काटेगी यक्स को, एक बार किसको काटेगी वाई को। कोई भी दो लाइन जाएगी। तो एक बात देखिए ध्यान से, जहां कहीं भी यक्स को काटेगी वहां पर वाई की वैल्यू जीरो होगी, और जहां कहीं भी वाई पे काटेगी वहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों केस में यही होगा। तो मैं दोनों का केस ले रहा हूँ कि जहां कहीं भी एक्स को काटेगी वहां पर जीरो, जहां कहीं वाई काटेगी तो वहां पर जीरो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर मान लो मैं जहां पे एक्स काट रहा है उसकी वैल्यू पाने के लिए, एक्स पे ये ग्राफ कहाँ पे काटेगा, ये वाला ग्राफ, हम वाई की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। कहीं तो कहीं जीरो होगा। तो जो ही हम यहाँ पे जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमको 6 मिलेगी। उसी प्रकार अगर जहां कहीं भी ये y को काटेगा तो y के काटने पर x की वैल्यू जीरो होगी, तो x वैल्यू जब जीरो करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमको 6 मिलेगी। तो हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या मिला आपको, ध्यान दीजिए। पहला कोऑर्डिनेट्स मिला आपको x प्लस वाई का, कि जब 6 कामा जीरो, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला आपको 0 कामा 6। तो 6 कामा जो दो ही लाइन से अगर पूरा आप दो ही पॉइंट से पूरी लाइन को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 कामा जीरो, ये है आपका कोऑर्डिनेट 6 कामा जीरो, और एक है 0 कामा 6। ये है कोऑर्डिनेट्स आपका 0 कामा 6। लगभग लगभग किसकी लाइन हो गई, एक्स प्लस वाई बराबर 6 की। उसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से देखेंगे। एक्स में से वाई घट रहा है तो मिल रहा है हमको 2। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ भी ले सकते हैं, एक्स और वाई को जोड़ने पे 6 आना चाहिए। तो मान लो कल को हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। कल को हम एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 6 करने के लिए 3 लेना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये है आपका 1 कामा 5, और ये है आपका 3 कामा 3। तो जितने भी कोऑर्डिनेट लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू आप 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हो जाएगा आपका 4 कामा 2। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके जिसके द्वारा हम लाइन खींचते हैं। तो अभी अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर लाइन खींचे तभी इसी पे जाता है। तो इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं एक्स माइनस वाई घटाने पर 2 मिलना चाहिए। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, एक्स और क्या लेता हूँ, वाई लेता हूँ। कहानी क्या है कि एक्स और वाई कोई भी मान लेंगे, उनका अंतर जो है 2 आना चाहिए। मान लिया मैंने एक्स की वैल्यू 4 लिया तो 2 लेना पड़ेगा वाई, तभी तो अंतर 2 आएगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो मतलब इनका जो अंतर है हमेशा 2 होना चाहिए। तो ये एक्स माइनस वाई की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक्स को कहीं पे काटेगी, जहां पे एक्स पे काटेगी वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वाई की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स बराबर क्या होगा, 2। तो ये आप काटेगी आपकी 2 कामा जीरो पे, और जहां पे ये वाई को काट रही है वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वाई बराबर हो जाएगा -2। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम और नीचे लाएंगे तो यहाँ पे होगा आपका -1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। तो ये कामा है 0 कामा -2 की। अब इन दोनों लाइंस को अगर हम मिला दें तो कहीं ना कहीं ये लाइंस कहीं एक जगह पे काट रही है। ठीक है, जहां पे काट रही है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 कामा 2। मतलब देखिए 4 कामा 2 यहाँ पर भी है, वैल्यू 4 लें तो 4 में क्या जोड़ेंगे, 6 होगा। तो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 6 होगा। तो एक कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे, एक कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे। तो दोनों ग्राफ के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वही इसका सोल्यूशन होंगे, जो कि सोल्यूशन क्या है, 4 कामा 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब घेरने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
बस एक ग्राफ आपको साफ साफ जिस तरह से मैंने खींचा है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लेकर के वैसे खींच देना है। ग्राफ का नाम देना है, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ये 2 की लाइन्स हैं और x माइनस 6 की ये दूसरी लाइन्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ग्राफ जहाँ पे काटे हुए हैं आपका सोल्यूशन मिल रहा है। ये तो था आपका ग्राफी विधि से हल। तो मैं आशा करता हूँ कि इन तीनों हल को आप समझ पाए होंगे और इन्हीं तीनों को हल से ही आपके पूरे इस चैप्टर को लगाना है। ठीक है। अच्छा, एक जगह जो है पूछता है आपका कि जो हल है अस्तित्व अस्तित्व है कि नहीं। जब भी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 का रेशियो निकालेंगे और या तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है। ठीक। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं बराबर है c1 बाई c2 के, अस्तित्व नहीं है। और अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 तो भी अस्तित्व है। तो दो ही केस में अस्तित्व होगा, जब कोई हल होगा, हल है तो अस्तित्व है, हल नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। बस इतना ही आपको अस्तित्व है कि नहीं है देख करके बताना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो मुझे आप कमेंट करिएगा। इस पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा समझने के लिए, धैर्य बना करके आपको पढ़ना पड़ेगा।